आज हम कवर करने जा रहे हैं यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन। हमेशा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, ये किसके बेसिस पे समझा था मैम? ये आपने समझाया था बियर लैम्बर्ट लॉ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी यूवी में काफी कुछ पहले भी कवर कर चुके थे। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन है ना बेटा, ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक एक चीज, एक एक सब सेंटेंस हम यहाँ बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे। तो चलिए, इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले, इस पूरे टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको उन सारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, आप जल्दी से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा बेटा, आप हमारी मोबाइल ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा मैम? कोई भी नोटिफिकेशन आएगा किसी भी जॉब का, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। फिर चाहे वो आपके गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, ये नया फीचर है हमारी इस ऐप का जिसमें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर, और अगर आपको उन सभी के सिलेबस के बारे में देखना है या फिर अगर आपको उनके पीवाई पेपर्स के बारे में जानना है, तो वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा इस ऐप पर। जरूर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? वेबसाइट में आपको डेली लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगी, जॉब अपडेट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, ब्लॉग्स एंड कॉलेज की डिटेल्स भी सब अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। और हमारा आज का टॉपिक क्या है मैम? टुडेज टॉपिक इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन बेटा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन से हमेशा सवाल जो आता है बेटा वो लॉन्ग में पूछा जाता है, तो ऑलवेज रेडी रहिएगा, रेडी रखिएगा अपने आप को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हमेशा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है मैम? जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर द absorption of ultraviolet and visible radiation। जब जब मैं बात करूंगी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये दो टर्म्स में हम डिवाइड करेंगे। किन किन दो टर्म्स में मैम? एक तो हमारे पास हो जाएगा अल्ट्रावायलेट और दूसरा क्या हो जाएगा मैम? दूसरा हो जाएगा विजिबल रेडिएशन। जब मैंने आपका पहला क्लास लिया था बेटा यूवी का, तो मैंने आपको बताया था कि यूवी का रेंज क्या होता है और विजिबल का रेंज क्या होता है। ये चीजें यहाँ पर मेंशन जरूर कर लेना। यूवी का रेंज क्या होता है मैम? यूवी का रेंज जो होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर का पाया जाता है। और विजिबल का रेंज क्या होता है? याद रहिएगा, रखिएगा, विजिबल का रेंज आपका 400 से 800 नैनोमीटर का पाया जाता है। ये रेंजेस आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा यूवी का रेंज है, कौन सा विजिबल का रेंज है। ठीक, उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोएस्ट टू हायर एनर्जी लेवल। यहाँ पर क्या होता था मैम? यहाँ पर ना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो जाया करता था। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाली जो स्टेट है, इसको क्या बोलेंगे मैम? ये वाली जो स्टेट दे रखी है ये होगी हमारी ग्राउंड स्टेट। ऊपर वाली जो एक्साइटेड दे रखी है वो हमारी एक्साइटेड स्टेट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है और उस पर क्या पड़ रही है मैम? उस पर यूवी रेडिएशन पड़ रही है, तो वो उस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इसको एब्जॉर्ब करते ही वो कहाँ चला जाएगा मैम? वो ऊपर चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। यानी इसको क्या कहा जाता है मैम? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे ही हमारा यूवी रेडिएशन किसी ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते ही ऊपर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हमेशा यूवी में क्या होगा मैम? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज रिलेटेड टू द, जो भी लाइट किसी सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसने जो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया वो किस पे डिपेंड करेगी मैम? ये डिपेंड करेगी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगी। ये किसके बेसिस पे समझा था मैम? ये आपने समझाया था बियर लैम्बर्ट लॉ पे। लास्ट क्लास मेरा था बियर लैम्बर्ट लॉ का, जहां मैंने तुम्हें बताया किस तरीके से
एब्जॉर्बेंस किसके साथ रिलेटेड होता है मैम? एब्जॉर्बेंस उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड होता है। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी आपको। एंड इट इज बेस्ड ऑन द डबल बीम एंड सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है बेटा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दूसरा होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इन दोनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना है। सिंगल बीम में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कुछ चीजें इसमें उतनी मॉडिफाइड नहीं होती, तो इसको मॉडिफाइड करके हमने एक नया टर्म बनाया या नया स्पेक्ट्रोमीटर बनाया, उसको बोला जाता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोनों के ही बारे में आपको पढ़ना है, उससे पहले एक बार दोनों को देख लो। ये ऊपर जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वो सिंगल के लिए है, नीचे जो दिया गया है वो डबल बीम के लिए है। देखो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किस तरीके से होगा। मोनोक्रोमेटिक यूवी विजिबल में सबसे पहले तो आपको कोई लाइट सोर्स लेना है। जैसे कि याद करो, मैंने आपको एक लाइट सोर्स बताया था, सन। अगर आप सन एज अ लाइट सोर्स ले रहे हो, वहां से कंटिन्यूअस यूवी रेडिएशन निकल रहा है। सिमिलरली यहाँ हमारे पास लाइट सोर्स रखा है, जिसमें से क्या निकल रहा है मैम? यहाँ आपके पास एक लाइट सोर्स है जिसमें से आपका यूवी रेडिएशन इमिट हो रहा है। क्या निकल रहा है मैम? यहाँ से हमारा रेडिएशन निकल रहा है, और जो निकला हुआ रेडिएशन है वो किसी लेंस के साथ टकराता है। पहले कौन सा लेंस? कॉलीमेटिंग लेंस होता है। ये डायग्राम बेटा आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में अगर ये आएगा तो। डन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है मैम? उसके बाद हमारे पास प्रिज्म होता है। आप प्रिज्म का भी यूज कर सकते हो या फिर आप ग्रेटिंग का भी यूज कर सकते हो। ये किसके लिए यूज किया जाता है मैम? ये रेडिएशन को इमिट करने के लिए, बेसिकली रेडिएशन को डिस्पर्स करने के लिए यूज किया जाता है। जब जब आपको रेडिएशन को डिस्पर्स करना है, चारों तरफ फैलाना है, किसका यूज करोगे? या तो ग्रेटिंग का यूज करेंगे या तो मैम प्रिज्म का यूज करेंगे। इस तरीके से हमने प्रिज्म का यूज किया, और देखो रेडिएशन आपका फैलता हुआ गया इस स्लिट से टकरा के। यहाँ पर क्या रखा मैम? यहाँ पर हमारे पास एक क्यूवेट है। ये क्यूवेट में क्या होता है मैम? क्यूवेट में हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन भरा होता है। तो देखो भाई, क्यूवेट में आपका सॉल्यूशन भरा है। अब यहाँ से क्यूवेट में जो इनिशियल इंटेंसिटी जा रही है वो क्या है मैम? क्यूवेट की जो इनिशियल इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट होगी, और क्यूवेट से टकराने के बाद जो इंटेंसिटी है वो क्या है? सॉरी, क्यूवेट से टकराने के बाद जो हमारी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी है आई। और ये जो फाइनल इंटेंसिटी होगी, इसको डिटेक्टर क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। इतना पोर्शन तो मैं तुमको पहले भी बता चुकी हूँ। ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का हुआ। अच्छा, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन का क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब है डिटेक्टर तक केवल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जाए, जिसका डायरेक्शन अलग अलग ना हो। पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन में डिटेक्टर तक पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन जाता है, यानी जो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स्ड होता है। कैसे? ये रहा मैम लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से यहाँ पर क्या निकला मैम? लाइट सोर्स से लाइट, या आप कह सकते हो कि रेडिएशन इमिट हुआ। ये जैसे ही ये रेडिएशन इमिट हुआ, ये किससे टकराया मैम? ये सॉल्यूशन से टकराया। सॉल्यूशन से टकराया एक प्राइमरी ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी के साथ, जो कि आई नॉट था। टकराने के बाद जो इंटेंसिटी हमारे पास निकली, यानी जो फाइनल इंटेंसिटी निकली, वो क्या थी मैम? वो थी आई। अब ये जो फाइनल इंटेंसिटी निकली वो स्लिट से टकराकर प्रिज्म पे गई। प्रिज्म ने क्या किया मैम? प्रिज्म ने रेडिएशन को चारों तरफ डिस्पर्स कर दिया, और फिर लास्ट में ये जो डिस्पर्स्ड रेडिएशन था वो कहाँ जा रहा है मैम? लास्ट में जो डिस्पर्स्ड रेडिएशन होगा वो हमारा बेसिकली डिटेक्टर तक चला जाएगा। तो ये तो था पॉलीक्रोमेटिक, और ऊपर जो हमने पढ़ा था वो सारा कुछ मोनोक्रोमेटिक के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है, यानी जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप बता रहे हो इतनी देर से, उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। फिर ये जो भी मैं कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखने वाली हूँ, फिर हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। समझिए कैसे हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हमारा पहला कंपोनेंट होता है बेटा रेडिएशन सोर्स। जो पहला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा मैम? पहला कंपोनेंट हमारा होता है रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स यानी मैम एक ऐसा सोर्स जहां से कंटिन्यूअस रेडिएशन हमारा निकलता जा रहा है, इसको क्या बोला जाएगा मैम? ये हमारा रेडिएशन सोर्स आ गया। दूसरा क्या होता है मैम? दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है मोनोक्रोमेटर। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा मैम? दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा मोनोक्रोमेटर। अच्छा, मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है आगे बताऊंगी, अभी थोड़ा सा सुन लो। मोनोक्रोमेटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को सेपरेट आउट कर देना। जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट होते हैं उनको अलग अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। ये काम किसका है मैम? मोनोक्रोमेटर का। पहला हो गया रेडिएशन सोर्स, दूसरा हो गया मोनोक्रोमेटर, तीसरा कौन सा होगा मैम? थर्ड हो जाएगा सैंपल एंड रेफरेंस सेल, यानी कि क्यूवेट, जहां पर आप सैंपल को और रेफरेंस को या दोनों को कंबाइन करके रख रहे हो। अगला क्या हो जाएगा मैम? अगला होगा सैंपल एंड रेफरेंस सेल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं मैम? इसी को आप क्यूवेट भी बोल देते हैं।
यानी क्यूवेट में हम क्या रख रहे हैं, अपने क्यूवेट में हम सैंपल एंड रेफरेंस सेल को रख रहे हैं, तो हमारा तीसरा फैक्टर ये हो गया। चलो जी, चौथा कंपोनेंट क्या होगा मैम, चौथा कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा डिटेक्टर, जो कि फाइनली लास्ट में डिटेक्ट करने का काम करता है कि भाई कौन सा रेडिएशन इनके पास गया है। और डिटेक्टर के बाद आखिरी क्या होता है, सिग्नल प्रोसेसर एंड डिस्प्ले सिस्टम। डिटेक्टर ने जैसे ही आपका रेडिएशन डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद आपका तुरंत एक सिग्नल रिसीव होगा, कहां पर, रेडिएशन डिस्प्ले सिस्टम पर बेसिकली। तो हमारा जो लास्ट फैक्टर होगा या लास्ट कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा मैम, सिग्नल प्रोसेसर एंड डिस्प्ले सिस्टम। सिग्नल प्रोसेसर एंड डिस्प्ले सिस्टम आखिरी हमारा आ जाएगा। क्या ये चीज आपकी क्लियर हुई? कितने कंपोनेंट होंगे यूवी के मैम, यूवी के कुल 5 कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, जिसमें से पहला कंपोनेंट है रेडिएशन सोर्स, फिर मोनोक्रोमेटर, फिर सैंपल एंड रेफरेंस सेल जो कि क्यूवेट होते हैं, फिर लास्ट में फिर आता है डिटेक्टर, एंड एकदम लास्ट में मिलेगा सिग्नल प्रोसेसर जहां पे सिग्नल रिसीव होंगे, या डिस्प्ले सिस्टम जहां पर आपका पूरा पता चल जाएगा कि ये हमें सिग्नल मिला है। अब वन बाय वन इनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं रेडिएशन सोर्स के बारे में, तो भाई रेडिएशन सोर्स क्या है मैम, जैसे आपने पहला लेक्चर लिया था तो आपने बताया था रेडिएशन सन से निकलता है, हमारी धरती पे सबसे बड़ा रेडिएशन सोर्स सन हो गया है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बेटा रेडिएशन सोर्स लेंगे जहां से क्या होंगे मैम, जहां से रेडिएशन यानी लाइट कंटिन्यूअसली निकलना शुरू करेगी। यानी ये क्या होता है मैम, इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट अक्रॉस द यूवी एंड विजिबल रेंज। मैम ये यूवी एंड विजिबल रेंज की कंटिन्यूअस लाइट बीम हमें डोनेट बेसिकली देती है, प्रोवाइड करती है। अब दो तरीके के ये होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है। एक तो होता है आपका ड्यूटेरियम लैंप और दूसरा होता है आपका टंगस्टन हैलोजन लैंप, तीसरा होता है ज़ेनन आर्क लैंप। सॉरी, 3 तरीके के होते हैं आपके। कौन कौन से मैम, पहला हो गया ड्यूटेरियम लैंप, टंगस्टन हैलोजन लैंप, ज़ेनन आर्क लैंप। ये 3 तरीके के हमारे रेडिएशन सोर्स हो गए हैं। अगर आप आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, फॉर एग्जाम्पल जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, उन सब में यहाँ से सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है, इतनी बार जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर साल इंस्ट्रूमेंटेशन से सवाल बनता ही बनता है, तो अभी से इसको जितना अच्छे से प्रिपेयर कर लो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले आ जाता है ड्यूटेरियम लैंप। ड्यूटेरियम लैंप का यूज किस लिए करते हैं मैम, ड्यूटेरियम लैंप को यूवी रेंज, यूवी के लिए यूज किया जाता है। यानी जब जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रहा होता है, सिर्फ अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए हम जिस लैंप का यूज करेंगे वो होगा ड्यूटेरियम लैंप। यानी अगर हमें चाहिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो किस लैंप का यूज करेंगे मैम, ड्यूटेरियम लैंप का यूज करोगे। फ्रीक्वेंसी यानी रेंज कहां से कहां तक होती है, 200 से 400। अगर मैं एग्जैक्ट रेंज बताऊं तो लगभग 200 से 375 नैनोमीटर की इसकी एग्जैक्ट रेंज हमें मिलती है। फिर टंगस्टन हैलोजन लैंप का, अगर स्पेसिफिकली तुमको विजिबल रेंज का रेडिएशन चाहिए, कौन सा रेंज रेडिएशन चाहिए, अगर स्पेसिफिकली तुमको विजिबल रेंज का रेडिएशन चाहिए तो किसका यूज करोगे मैम, हम तब यूज करेंगे टंगस्टन हैलोजन लैंप का। ठीक है जी। अच्छा, टंगस्टन हैलोजन लैंप की रेंज कितनी होती है मैम, विजिबल का 400 से 800, यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी नियर अबाउट 375 से 800 नैनोमीटर। किसकी रेंज हो गई है मैम, ये टंगस्टन हैलोजन लैंप की रेंज हो गई। फिर ज़ेनन आर्क लैंप आता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में बेसिकली 160 से 2000 नैनोमीटर तक की रेंज में आपको ज़ेनन आर्क लैंप मिलता है। लेकिन ज्यादातर आपसे सवाल ड्यूटेरियम और ये टंगस्टन हैलोजन का पूछा जाता है। यूवी है तो हम ड्यूटेरियम, एंड अगर विजिबल रेडिएशन चाहिए तो हम टंगस्टन का यूज करेंगे। ये रहा इनका रेंज। उसके बाद मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है बेटा, मोनोक्रोमेटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलाइट को, वेवलेंथ को सेपरेट आउट कर देना। यानी जितनी भी अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगी उनको क्या करना, अलग अलग कर देना, सेपरेट आउट कर देना। इसमें 2 चीजें होती है बेटा, 2-3 चीजें होती हैं, या तो एंट्रेंस स्लिट, एक कॉलीमेटिंग लेंस, और प्रिज्म और ग्राफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एंट्रेंस स्लिट मतलब एक ऐसी स्लिट जहां से रेडिएशन एंटर कर रहा होता है, एक एग्जिट स्लिट भी होती है जहां से रेडिएशन इमिट करेगा। देन हमने देखा कॉलीमेटिंग लेंस। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, देखो फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये क्या था मैम, ये कॉलीमेटिंग लेंस ही तो था जहां से रेडिएशन आपका यहाँ पे टकरा रहा था। तो ये क्या था मैम, ये हमारे पास कॉलीमेटिंग लेंस था। डन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, उसके बाद आता है प्रिज्म या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये क्या काम करने का आता है मैम, ये डिस्पर्स करने का काम करता है। किसको, रेडिएशन को डिस्पर्स करने का काम करता है। अच्छा, एक एग्जिट स्लिट भी होती है जिसमें क्या होगा मैम, जिसमें से आपका रेडिएशन जो है वो एग्जिट करके बाहर निकल जाता है। और प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म डिस्पर्सेस द लाइट बाय रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रिज्म लाइट को चारों तरफ फैला देता है, यानी डिस्पर्स करने का काम कर देता है। ग्रेटिंग क्या करता है मैम, ग्रेटिंग भी डिस्पर्स करता है, लेकिन प्रिज्म में और ग्रेटिंग में फर्क है। क्या फर्क है, प्रिज्म जो है वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू डिस्पर्स करता है, ग्रेटिंग डिस्पर्स करता है डिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। और रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन दोनों फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं विच इज कंपैरेटिवली मोर एक्यूरेट। तो तुमसे पूछा जाए कि प्रिज्म ज्यादा एक्यूरेट है ग्रेटिंग, आपका जवाब होगा ग्रेटिंग ज्यादा एक्यूरेट है। डन, ये सवाल याद रखिएगा। उसके बाद ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ये आपके पास में प्रिज्म है, जैसे ही प्रिज्म पे पॉलीक्रोमेटिक लाइट पड़ी इसने क्या कर देगा मैम, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा। कौन से फैक्टर को ये फॉलो करता है मैम, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन फिनोमिना को फॉलो करता है। कौन से फिनोमिना को फॉलो करता है, ये ऑलवेज कीप इन माइंड, ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना को फॉलो कर रहा होता है। क्या हो जाएगा मैम, देखिए यहाँ से बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जो हमारा रेडिएशन होगा वो क्या करेगा, निकल जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, यानी डिस्पर्स हो जाएगा रेडिएशन हमारा। और फिर लास्ट में ये रही हमारी एग्जिट स्लिट, लास्ट में क्या होगा मैम, इस एग्जिट स्लिट के थ्रू लास्ट में हमारा रेडिएशन निकल चुका होगा। देखो इस एग्जिट स्लिट के थ्रू जो रेडिएशन निकलेगा वो हर डायरेक्शन में फैला हुआ नहीं निकलेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगी। क्यों, क्योंकि एग्जिट स्लिट के बाहर ये इतने सारे जो अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए हैं वो लाइट निकल ही नहीं पाएगी, केवल वही लाइट बाहर निकल पाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। ये सारी लाइट यहाँ टकराएगी और टकरा के यहीं तक रह जाएगी, बाहर कोई नहीं निकल पाएगी। बाहर जो लाइट निकली है वो केवल मोनोक्रोमेटिक है और केवल वही लाइट निकली है जो हमें चाहिए थी, जो डिजायर्ड लाइट थी केवल और केवल वही यहां से बाहर निकलती है। डन। उसके बाद जो सैंपल एंड रेफरेंस सेल होते हैं, यानी जो क्यूवेट होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्यूवेट एक टाइप के बीकर टाइप के होते हैं जहां पर आप सैंपल को रखते हो, सैंपल और रेफरेंस को कंबाइन करके रखते हो। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, क्यूवेट्स जो है वो हमेशा क्वार्ट्ज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं मैम, क्यूवेट क्वार्ट्ज के बने होते हैं, ग्लास के कभी नहीं बनते। क्यों भाई, मान लो अगर क्यूवेट है वो ग्लास का बना हुआ है, लेट मी शो यू विद अ बॉटल, जस्ट अ मिनट। देखो बेटा आप एग्जाम्पल समझो, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉटल है, ये प्लास्टिक की बॉटल है। मान लो ये ग्लास की बॉटल होती है और इस ग्लास की बॉटल के अंदर, कांच की बॉटल के अंदर सैंपल भरा हुआ है और इसमें रेडिएशन कब आएगा, जैसे यूवी रेडिएशन आया, मान लो बाहर से कोई यूवी रेडिएशन आ रहे और इस पे टकरा रहा है। अगर ये बॉटल ग्लास की होगी यानी कांच की होगी तो हमारा जो रेडिएशन आकर के इससे टकरा रहा है वो अंदर तक सैंपल तक जा ही नहीं पाएगा, इससे टकरा के ही अलग हट जाएगा। अंदर क्यूवेट के अंदर जो सैंपल रखा है उस सैंपल तक ये रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाएगा अगर ये ग्लास की बनी होगी तो। इसीलिए जो क्यूवेट होती है वो हमेशा क्वार्ट्ज की बनी होती है, ताकि जो यूवी रेडिएशन आए वो अंदर बॉटल में रखे हुए यानी क्यूवेट में रखे हुए सैंपल तक पहुंच जाए, और जैसे ही सैंपल तक पहुंच जाएगा हमारा रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाएगा, ट्रांजिशन होने लगेंगे। अगर पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर क्या ही ट्रांजिशन होगा। तो हमेशा किसकी बनी होगी मैम, ग्लास की नहीं बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है। एंड द सॉल्वेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पार्टिकल। याद रखना है सॉल्वेंट में किसी भी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन मिक्सचर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए हमेशा। दूसरी चीज, द टिपिकल पाथ लेंथ ऑफ द सेल शुड बी 1 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी सेल की जो पाथ लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए मैम, सेल की जो पाथ लेंथ होनी चाहिए इट मस्ट बी 1 सेंटीमीटर फॉर अ बेटर रेजोल्यूशन एंड फॉर अ बेटर रेजोल्यूशन पावर। जब भी हम डबल बीम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, अभी मैंने बताया था 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिंगल बीम, डबल बीम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डबल बीम इंस्ट्रूमेंट्स तो हम वहां पे 2 क्यूवेट्स का यूज करते हैं। कौन कौन से 2 क्यूवेट, एक होती है बेटा सैंपल सेल, एक होती है रेफरेंस सेल। सैंपल सेल में क्या होता है मैम, इट कंटेन्स द टेस्ट सॉल्यूशन, यानी इसमें हम अपना सैंपल रख रहे होते हैं जिसपे रेडिएशन का अटैक कराना है, जिसपे रेडिएशन अब्सॉर्ब कराना है, जिसकी हमें टेस्ट करना है, वो सैंपल सेल में रखा होता है। फिर मैम रेफरेंस सेल में क्या होता है, रेफरेंस सेल में केवल और केवल सॉल्वेंट पार्ट रखा होता है। तो जब डबल बीम की बात करोगे तो 2 क्यूवेट होंगी, एक सैंपल पार्ट, एक होगी हमारे रेफरेंस पार्ट। सैंपल पार्ट में अपना टेस्ट सॉल्यूशन भरा होगा जिसको हमें टेस्ट करना है, रेफरेंस पार्ट में केवल सॉल्वेंट वाला पोर्शन होगा और कोई भी पोर्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं बेटा हम डिटेक्टर्स के बारे में, यानी मैम कितने टाइप के डिटेक्टर हैं और डिटेक्टर होता क्या है, ध्यान से समझो। डिटेक्टर क्या करता है मैम, डिटेक्टर कन्वर्ट्स द लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी डिटेक्टर रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा और जैसे ही डिटेक्ट करेगा हमें फाइनली अपना कंप्यूटर जैसा कोई सिस्टम होता है उस पे सिग्नल दे देगा। यानी डिटेक्टर ने लाइट के सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। मेजर पोर्शन होता है डिटेक्टर। अब डिटेक्टर होते कितने टाइप के हैं, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा गया है आपका। देखो बेटा बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका फोटो सेल।
सबसे पहला जो डिटेक्टर होता है बेटा वो आपका फोटो सेल होता है। जो फोटो सेल होता है वो सबसे सिंपल, सबसे चीपर होता है, यानी बहुत सस्ता मिल जाता है और सबसे सिंपल होता है। यानी अगर हमें लिखना है किसके बारे में मैम, अगर आपको फोटो सेल के बारे में लिखना है तो क्या होगा, हम लिख देंगे दे आर सिंपल। कैसे होते हैं ये, बहुत सिंपल होते हैं एंड एट वेरी लो कॉस्ट। हमें कैसे मिल जाते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पे हमें ये मिल जाते हैं। समझ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं। इन सेल्स को क्या बोलेंगे, फोटो सेल्स बोल देंगे। तो पहला सेल कौन सा हो गया मैम, पहला सेल आपके पास हो गया फोटो सेल। उसके बाद बेटा नया सेल जो होता है वो होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अगला सेल कौन सा होगा मैम, अगला सेल होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को अक्सर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है पीएमटी के नाम से। पहला सेल हो गया फोटो सेल, दूसरा हो गया फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को हम क्या बोल सकते हैं मैम, पीएमटी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और लो रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रा को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डन, तो हम क्या लिखेंगे पीएमटी में, दे आर वेरी सेंसिटिव। पीएमटी से सवाल बहुत पूछा जाता है और इनफैक्ट यूवी में सबसे ज्यादा जिस डिटेक्टर का यूज होता है वो डिटेक्टर ही हमारा पीएमटी है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। लो इंटेंसिटी के लाइट को भी तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, लिख लो, एंड इट डिटेक्ट्स लो इंटेंसिटी लाइट। किसको डिटेक्ट कर लेता है मैम, ये लो इंटेंसिटी की लाइट को भी इमीडिएटली क्या करता है मैम, ये डिटेक्ट कर लेता है। तो फोटो सेल हो गया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हो गया, और क्या हो जाएगा मैम, नेक्स्ट हमारे पास होता है फोटो डायोड एरे। क्या होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो डिटेक्टर होगा दैट विल बी फोटो डायोड एरे। अब आप बताइए जरा फोटो डायोड एरे क्या होता है, व्हाट इज द फोटो डायोड एरे। मैम फोटो डायोड एरे भी तो एक टाइप का डिटेक्टर होता है। अब इस डिटेक्टर में क्या होगा, इट मेजर्स मल्टीपल वेवलेंथ एट वंस, मतलब एक साथ बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आ जाएंगी और एक ही बार में ये उन सबको डिटेक्ट करने का काम कर लेता है। सुपर पावर की तरह बहुत सारे रेडिएशन को एक बार में डिटेक्ट कर लेना। यानी इसमें हम क्या लिखेंगे, it detects multiple radiation at once। यानी इसका काम क्या होगा मैम, ये एक साथ बहुत सारे रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम कर लेता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फास्ट स्कैनिंग, तुरंत और फास्ट स्कैन करने के लिए भी हम इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं। तो लिख सकते हैं आप, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फास्ट स्कैनिंग। बहुत फास्ट स्कैनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे मैम, बहुत फास्ट अगर हमें स्कैनिंग करनी है, एक साथ कई सारे रेडिएशंस की स्कैनिंग करनी है, हम इमीडिएटली अपना फोटो डायोड एरे का यूज करेंगे। डन, और फुल स्पेक्ट्रम एनालिसिस का यहाँ पर डिटेक्शन करवाया जा सकता है। डन, ये हमारा फोटो डायोड एरे हो गया। यहाँ पर ये भी लिख लो, इट इज यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ, for the analysis or detection of full spectrum। यानी अगर कभी भी तुम्हें फुल स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी तुम सबसे ज्यादा किसका यूज करोगे मैम, ऑब्वियस सी बात है हम फोटो डायोड एरे का यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके के हमारे कुछ 3 टाइप के डिटेक्टर होते हैं। सबसे पहला फोटो सेल, जो सबसे सिंपल सा सेल होता है, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। उसके बाद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, जो लो इंटेंसिटी के लाइट होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। एंड देन फोटो डायोड एरे, एक साथ बहुत सारे रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, फुल स्पेक्ट्रम का डिटेक्शन करके देगा हमें ये। देन हमारे पास एम्पलीफायर एंड डिस्प्ले सिस्टम, यानी डिटेक्टर ने डिटेक्ट करने के बाद जो सिग्नल दिया कहां मिलेगा, डिस्प्ले सिस्टम पर मिलेगा। देखो ये क्या होता है मैम, ये वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बेसिकली डिटेक्टर्स में जितने भी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई कर दिया जाता है। एम्पलीफाई करना मतलब उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना। उसके बाद मैम आफ्टर द एम्पलीफिकेशन दे आर सेंट टू एनालॉग रिकॉर्डर। पहले के जमाने में क्या यूज करते थे, पहले के जमाने में एनालॉग रिकॉर्डर यूज करते थे, लेकिन अब हम डिजिटल सिस्टम यानी कंप्यूटर्स वगैरह का यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाता है मैम, जैसे ही हमारे पास हो जाएगा हमें ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ यूवी का किस किस के बीच मिलता है मैम, यूवी का ग्राफ जो है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में मिल जाएगा। याद रखिएगा लास्ट में ग्राफ किस किस के बीच में मिलेगा मैम, आपका जो ग्राफ होगा वो एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में फाइनली हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले क्या है मैम, सिंगल बीम है।
सिंगल बीम में क्या होता है मैम, सिंगल बीम मेजर्स द लाइट इंटेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल। सैंपल पे पास होने के पहले और बाद में जो भी इंटेंसिटी की मेजर करना होता है वो किसके थ्रू करते हैं मैम, वो सिंगल बीम के थ्रू करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें काफी ज्यादा लैंप की फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं और इन सारे लैंप की फ्लक्चुएशंस की वजह से ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ये लेस एक्यूरेट होता है। तो अगर मैं इसका एक पॉइंट लिखना चाहूं तो आई विल मेंशन दैट इट इज लेस एक्यूरेट due to lamp fluctuations। तो बहुत सारे यहाँ पर लैंप फ्लक्चुएशंस होते हैं बेटा, और लैंप फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या हो जाएगा मैम, लैंप फ्लक्चुएशंस में आने की वजह से ये बहुत ही कम एक्यूरेट होता है, सिंगल बीम उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता। अब क्योंकि सिंगल बीम उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, यहाँ फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, हम इसकी जगह किसका यूज करेंगे मैम, हम डबल बीम का यूज करेंगे। अब डबल बीम का मतलब क्या होता है मैम, डबल बीम का मतलब ये होता है कि इसमें लाइट दो अलग अलग पाथ में बेक हो जाती है और फिर हम क्या कर लेंगे, एक सैंपल की तरफ जाती है, दूसरी जो होगी वो रेफरेंस की तरफ जाएगी। अच्छा, डबल बीम कैसा होता है, जो डबल बीम है बेटा वो मोर एक्यूरेट होता है और स्टेबल रीडिंग्स देता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये कैसा होगा मैम, ये मोर एक्यूरेट होता है और क्या प्रोवाइड करता है मैम, ये जो है ना वो हमें स्टेबल रीडिंग्स प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या प्रोवाइड करता है मैम, मोर एक्यूरेट होगा एंड हमें ये स्टेबल रीडिंग देगा। कुछ इस तरीके से आपका पूरा ये डायग्राम होगा, जहां पर क्या निकलेगा मैम, बेसिकली हमारे पास ये देखिए ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से रेडिएशन सोर्स निकल रहा है जो फर्दर दो डायरेक्शन में जाकर हमारे पास इमिट हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया, यहाँ अलग अलग सेल से जाकर के टकराया, फिर हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा मैम, फिर फाइनली हमारे पास रीडिंग आ जाएगी जो कि इस कंप्यूटर सिस्टम पे मिलेगी। देखो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से बहुत सारा रेडिएशन निकला, रेडिएशन निकलते ही किससे टकराया मैम, कॉलीमेटिंग लेंस से रेडिएशन टकराया, फिर हमारे पास क्या होगा मैम, फिर यहाँ पर एक ग्रेटिंग का यूज कर लोगे, या तो आप ग्रेटिंग का यूज कर लो या तो प्रिज्म का यूज कर लो, जिससे डिस्पर्स हो जाएगा हमारा रेडिएशन। जैसे ही रेडिएशन डिस्पर्स हुआ हमारे पास ये एंट्रेंस स्लिट में गया, एंट्रेंस स्लिट यानी जहां से रेडिएशन अंदर की तरफ जाता है, फिर दो रास्तों में अलग अलग बट गया, एक सैंपल सेल दूसरा रेफरेंस सेल, है ना, देखो दो अलग अलग रास्तों में बट गया, हमारे पास दो अलग अलग क्यूबेट रहे होंगे, फिर वापस में आगे चल के एक जगह पे मिल जाते हैं। डिटेक्टर जैसे ही रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है, आपके कंप्यूटर सिग्नल पर क्या होगा मैम, जो कंप्यूटर सिग्नल होता है वहां हमें बेसिकली अपना सिग्नल मिल जाता है। डन, ये पूरा आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में चीजें हो जाती हैं। अब हम फाइनली देख लेते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस जगह ये यूज किया जाता है। देखो बहुत सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड में लगाया हुआ है, सब्सटेंस की प्योरिटी बताने में, किसी केमिकल रिएक्शन को मॉनिटर करने में, एंड फार्मास्यूटिकल एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग में भी यूवी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा बेटा हमारी काफी ज्यादा अलग अलग चीजों में यूज होता है, जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन में कैसे होता है समझो। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू मॉनिटर टाइट्रेशन बाय मेजरिंग एब्जॉर्बेंस चेंज एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस में कितना कितना चेंज आ रहा है, यानी डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट एब्जॉर्बेंस कौन कौन सी मिल रही है, इन सबको आइडेंटिफाई करके बेसिकली हम टाइट्रेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा यूज हो गया इसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन में। एग्जाम में अगर ये आएगा तो एक एक चीज तुम लोग मेंशन करके आओगे, क्योंकि ये लॉन्ग में ही पूछा जाएगा 10 नंबर में। डायग्राम बना देना, एप्लीकेशन लिख देना, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन समझा देना। और मैम यूजफुल फॉर टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग कलर्ड स्पीशीज और स्पीशीज दैट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, एंड जैसे कि इसका एग्जांपल देखो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का दिखाया जा रहा है, मेटल है ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाएगा जो कि कलर्ड होता है, तो इसमें हम इसका यूज काफी ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस में भी काफी ज्यादा यूज होता है। देखो बेयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, यानी इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल एनालाइट इन सॉल्यूशन। किसी भी सिंगल एनालाइट की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हमें पता है, ये है हमारे पास बेयर लैम्बर्ट लॉ, जहां पर ए मतलब एब्जॉर्बेंस, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, एल है पाथ लेंथ, सी क्या रिप्रेजेंट करता है मैम, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एप्लीकेशन इसका दूसरा हो गया ड्रग एस्टिमेशन, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इन सभी को एस्टिमेट करना, इनके फॉर्मुलेशंस देखना, एंड एक वेवलेंथ की भी यहाँ पर नीड होती है।
उसके बाद में अगर मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे मैम? अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड या एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस दिए हुए हैं, उनकी कंसेंट्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें हम एक से ज्यादा लैम्डा वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और काफी साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स मेथड को भी सॉल्व करने के काम आता है। डन। उसके अलावा हम बेसिकली ये सारी चीजें तो देख ही चुके हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। इस क्लास में हमने बहुत ही डिटेल में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देख लिया और हमने एप्लीकेशंस भी देख लिए। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा तो एग्जाम में लॉन्ग में आएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, डायग्राम बना करके सॉल्व करना है इसको, एंड एप्लीकेशन भी अगर आते हैं तो एकदम डिटेल में मैंने करवा दिया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड